गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण से द्विविमी गति। पिछले टॉपिक में हमने देखा था एक समान वेग से द्विविमी गति कैसे होती है। तो यहाँ पर एक समान त्वरण से जो द्विविमी गति होता है हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समतल में गति कर रहा है और उसमें समान समय अंतराल में जो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है यदि वह एक समान हो तो इस प्रकार का जो द्विविमी गति जो होता है उसे हम एक समान त्वरण से द्विविमी गति कहते हैं। एक समान त्वरण का अर्थ होता है किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन जो होता है वह समान समय अंतराल में एक समान होता है, तो उस प्रकार का जो त्वरण होता है उसे हम एक समान त्वरण कहते हैं। अब हम इसे द्विविमी गति के लिए देखेंगे या उसका मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, माना कोई वस्तु है t बराबर 0 समय में वेग, माना किसी वस्तु का t बराबर 0 समय में वेग v बार 0 है तथा t बराबर t समय में वेग v बार t है। तो हमको पता है जो त्वरण की जो परिभाषा होती है उससे, तो त्वरण की परिभाषा से त्वरण का मान यदि a बार हो तो a बार बराबर होता है v बार t माइनस v बार 0, मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो समय अंतराल हो जाएगा t माइनस 0। या इसी को हम आगे लिख सकते हैं v बार t माइनस v बार 0 इज इक्वल टू a बार इंटू t। इसको दे देते हैं या इसको और आगे लिख सकते हैं v बार t बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर दिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो ये बराबर हो जाएगा v बार t बराबर v बार 0 प्लस a बार इंटू t। इसको दो पहला इक्वेशन, इसको देते हैं हम दूसरा इक्वेशन। हमारा जो दूसरा इक्वेशन है यह है v बार t इज इक्वल टू v बार 0 प्लस a बार इंटू t। अब यहाँ पर देखिए, हमको पता है, क्योंकि हमको पता है इससे पहले हमने देखा है v बार 0 का जो मान होता है, v बार 0 का मान होता है vx0 इंटू आई कैप प्लस v बार 0 का मान होता है vx0 इंटू आई कैप प्लस vy0 इंटू जे कैप। इसी प्रकार से v बार t का मान होता है vxt इंटू आई कैप प्लस vyt इंटू जे कैप, और साथ ही साथ तथा a बार बराबर होता है ax आई कैप प्लस ay जे कैप। इन मानों को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर, इन मानों को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो v बार t का मान कितना रखेंगे,
इसको रखेंगे वी एक्स टी इंटू आई कैप, वी एक्स टी इंटू आई कैप प्लस वी वाई टी इंटू जे कैप इज इक्वल टू वी बार जीरो का मान रखेंगे। तो वी बार जीरो का मान कितना रखेंगे, इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा वी एक्स जीरो आई कैप प्लस वी वाई जीरो जे कैप प्लस ए बार का मान है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी। हमने ऐसा मान रख दिया। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, इसी को हम आगे दोनों पक्षों में आई कैप के गुणांकों को अलग कर देते हैं राइट हैंड साइड में, और जे कैप के गुणांकों को अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मिल जाता है वी एक्स टी आई कैप प्लस वी वाई टी जे कैप इज इक्वल टू, आई कैप के गुणांकों को अलग कर देते हैं, तो वी एक्स जीरो और यहाँ से मिलेगा प्लस ए एक्स इंटू टी, ये आई कैप का गुणांक है, प्लस जे कैप का गुणांक वी वाई जीरो प्लस ए वाई इंटू टी इंटू जे कैप। अब इस समीकरण में दोनों पक्षों में हम आई कैप और जे कैप के गुणांकों की तुलना करते हैं। अब आई कैप और जे कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, अब आई कैप और जे कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आई कैप का गुणांक कितना है वी एक्स टी, और इधर आई कैप का गुणांक कितना है, आई कैप का गुणांक ये वाला है, तो वी एक्स टी बराबर हो जाएगा वी एक्स जीरो प्लस ए एक्स इंटू टी। जे कैप का गुणांक कितना है इधर वी वाई टी, जे कैप का गुणांक है वी वाई टी, वहाँ से देखिए, और उधर कितना है जे कैप का गुणांक वी वाई जीरो प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई टी बराबर हो जाएगा वी वाई जीरो प्लस ए वाई इंटू टी। इन समीकरणों को हम अगला समीकरण नंबर दे देते हैं, समीकरण नंबर तीसरा और चौथा। ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। समीकरण 3 और 4 को देखिए। समीकरण 3 में देखिए, समीकरण 3 है वी एक्स टी इज इक्वल टू वी एक्स जीरो प्लस ए एक्स इंटू टी, और जो समीकरण नंबर ये जो 3 है उसके बाद समीकरण नंबर जो 4 है वह है वी वाई टी इज इक्वल टू वी वाई जीरो प्लस ए वाई इंटू टी। तो यहाँ पर जो समीकरण नंबर जो 3 है वह एक अक्ष के अनुदिश एक समान त्वरित गति से द्विविमी जो गति कर रहा है उसका समीकरण है, और दूसरा जो है वह वाई अक्ष के अनुदिश एक विमी मतलब एक समान त्वरण से जो द्विविमी गति कर रहा है उसके लिए ये समीकरण, मतलब ये एक अक्ष के अनुदिश के लिए है, और जो चौथा जो इक्वेशन है वह वाई अक्ष के अनुदिश जो एक समान त्वरित गति हो रहा है उसके लिए। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर विस्थापन का समीकरण। तो विस्थापन का समीकरण का मतलब है यहाँ पर जब वस्तु एक समान त्वरण से द्विविमी गति कर रही है तो यहाँ पर जो पथ का समीकरण जो मिलेगा वही विस्थापन का समीकरण कहलाता है। और यहाँ पर जो पथ का समीकरण जो मिलता है या जो विस्थापन समीकरण जो मिलता है वह हमें एक परवलय प्राप्त होता है, जिसके बारे में अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है विस्थापन समीकरण। विस्थापन समीकरण या पथ के समीकरण की व्युत्पत्ति। विस्थापन
समीकरण या पथ का समीकरण। किसके लिए पथ का समीकरण है ये पथ का समीकरण है एक समान त्वरण से यदि कोई वस्तु द्विविमी गति कर रही है तो उसके लिए ये समीकरण है। विस्थापन समीकरण या पथ का समीकरण, विस्थापन समीकरण या पथ का समीकरण। तो यहाँ पर भी माना t बराबर 0 समय में वस्तु की स्थिति t बराबर 0 समय में जो वस्तु की जो स्थिति जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं द्विविमी गति में r बार 0 से, तथा t बराबर t समय में वस्तु की स्थिति को कहते डिनोट करते हैं r बार t है। माना t बराबर 0 समय में वस्तु की स्थिति जो है, स्थिति सदिश जो होता है उसको r बार 0 से दर्शाया जाता है, और t समय में जो वस्तु की जो स्थिति होती है उसे r बार t से दर्शाते हैं। तो उस स्थिति में अतः इस स्थिति में जो वस्तु का जो औसत वेग जो होता है, अतः वस्तु का औसत वेग हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे वस्तु का औसत वेग। तो वस्तु का औसत वेग कहाँ से डिनोट करते हैं v a v बार। तो औसत वेग जो होता है, औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। तो यहाँ लिख सकते हैं कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। तो कुल विस्थापन कितना होगा यहाँ पर? विस्थापन जो होता है वह स्थिति निर्देशांकों के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो कुल विस्थापन जो होगा वह t समय में वस्तु की जो स्थिति है और प्रारंभिक समय में जो वस्तु की स्थिति है उसके अंतर के तुल्य होगा। तो ये बराबर हो जाता है, अतः v बार a v इज इक्वल टू विस्थापन जो हो जाएगा कुल विस्थापन स्थिति निर्देशांकों के अंतर के तुल्य है, मतलब r बार t माइनस r बार 0 बटे समय अंतराल कितना t माइनस 0। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं r बार t माइनस r बार 0 इज इक्वल टू, तो यह गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v a v इंटू t, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं r बार t इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं r बार 0 को, तो r बार 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखिए r बार t, इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर का चिन्ह, ये उधर चला गया धनात्मक r बार 0, ये है प्लस v एवरेज इंटू t। इसको यदि हम पहला इक्वेशन दें तो इसको हम दे देते हैं दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए हमको इनके मान पता हैं, या अब हम यहाँ पर v एवरेज का मान निकालते हैं। v औसत क्या होता है हमको पता है, प्रारंभिक समय में वस्तु का जो वेग जो होगा v0 के बराबर होगा, और t समय में जो वस्तु का जो वेग होगा वह vt के बराबर होगा। तो उस स्थिति में जो औसत वेग जो होगा वह क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए पुनः माना t बराबर 0 समय में वस्तु का वेग v बार 0 है। t बराबर 0 समय में वस्तु का वेग कितना है v बार 0 है।
तथा t बराबर t समय में वस्तु का वेग कितना मानेंगे हम इसको, v बार t है। अतः क्या हो जाएगा औसत वेग, इस स्थिति में औसत वेग कितना हो जाएगा, इस स्थिति में औसत वेग v बार av इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग का औसत, इतना हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है v बार t बराबर होता है v बार 0 प्लस a बार इंटू टी। ये कहाँ से आया है, गति के, यहाँ लिख लेते हैं गति के प्रथम समीकरण से। हमको पता है गति का जो पहला समीकरण जो होता है एक विमीय गति में, गति का जो पहला समीकरण जो होता है वह कितना होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वहाँ से v का मतलब होता है अंतिम वेग, तो यहाँ पर t समय में वेग कितना है, v बार t। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, और यहाँ पर प्रारंभिक वेग है v बार 0, त्वरण है a बार और समय है t। इस मान को हम यहाँ पर रखते हैं। अतः v औसत वेग ये हो जाता है, मान रख देते हैं इसका मान vt का, तो ये हो जाएगा v बार 0 प्लस मान रख देते हैं इतना प्लस a बार इंटू टी पूरे का बटे 2, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं v बार औसत बराबर v बार 0 और v बार 0 कितना हो जाएगा, 2v बार 0, 2v बार 0 से इसको अलग अलग कर लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाता है v बार 0 प्लस इसके साथ हम जब इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/2 a बार इंटू टी। इसको हम दे देते हैं अगला समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 और 3 से, समीकरण नंबर 2 में हम समीकरण नंबर 3 से v av बार का मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए इसके बाद देखिए समीकरण नंबर 2 में ऐसा लिख देते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 से v av का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा, r बार t इज इक्वल टू r बार 0 प्लस यहाँ पर v av का मान रखेंगे समीकरण नंबर जो 3 में है उसको। तो समीकरण नंबर 3 में कितना है, v बार 0 प्लस 1/2 a बार इंटू टी, और इसमें इसका गुणांक है कितना, t। ये हमने मान रख दिया। अब इसके बाद इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है r बार t इज इक्वल टू r बार 0 प्लस हम इसी को आगे कितना लिख सकते हैं, v बार 0 t का मल्टीप्लिकेशन कर दो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस 1/2 a बार गुणित t का स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। यहाँ तक देखिए हमने ज्ञात किया था r बार t बराबर r बार 0 प्लस v av इंटू टी, और v av का मान यहाँ पर बार है, इसको सुधार लो,
उसके बाद हमने यहाँ पर मान निकाला v बार ए वी इज इक्वल टू v बार 0 प्लस 1/2 a बार इंटू टी। उसी मान को हम यहाँ पे रखे तो ये हमको मिला r बार टी बराबर r बार 0 प्लस v बार 0 इंटू टी प्लस 1/2 a बार इंटू टी का स्क्वायर। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो हमारा समीकरण नंबर 4 है r बार टी बराबर r बार 0 प्लस v बार 0 इंटू टी प्लस 1/2 a बार इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ पर हमको इन सभी के मान पता है। r बार टी का मान द्विविमीय समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, r बार 0 v बार 0 और a बार के मान हम लिख सकते हैं। ये हमको पता है, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है r बार 0 बराबर होता है x0 इंटू आई कैप प्लस y0 इंटू जे कैप। फिर r बार t बराबर होता है xt इंटू आई कैप प्लस yt इंटू जे कैप। इसी प्रकार से v बार 0 बराबर होता है vx0 इंटू आई कैप प्लस vy0 इंटू जे कैप तथा a बार बराबर होता है ax आई कैप प्लस ay जे कैप। तो इनके मान क्रमशः जैसे r बार 0 का मान होता है x0 आई कैप प्लस y0 जे कैप, r बार t का मान होता है xt आई कैप प्लस yt जे कैप, v बार 0 का मान होता है vx0 इंटू आई कैप प्लस vy0 इंटू जे कैप, और फिर a बार का मान होता है ax आई कैप प्लस ay जे कैप। इन सभी मानों को हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। यहाँ लिख लीजिए इन मानों को समीकरण 4 इन मानों को समीकरण 4 में रखने पर क्या हो जाएगा। समीकरण 4 में रखेंगे तो इसका मान रखते हैं xt इंटू आई कैप प्लस yt इंटू जे कैप बराबर r बार 0 का मान रख देते हैं x0 आई कैप प्लस y0 जे कैप। इसका मान हो गया। फिर इसका मान रख देते हैं, इसका मान है vx0 आई कैप प्लस vy0 जे कैप का गुणा कितना है t। फिर है प्लस 1/2 a बार का मान रखेंगे कितना ax आई कैप प्लस ay जे कैप इंटू टी का वर्ग। ये हमने मान रख दिया। अब इसी को आगे हल करेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रहने देते हैं। राइट हैंड साइड में आई के गुणांकों को एक साथ लिख देते हैं और जे के गुणांकों को एक साथ लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही रहने दो एक्स टी आई के प्लस वाई टी जे के बराबर यहीं से लिखते हैं आई कैप के गुणांकों को एक साथ। तो x0 प्लस मतलब आई कैप को कॉमन निकालना है
तो कहाँ कहाँ आई कैप है उसके गुणांकों को एक साथ लिख देते हैं। x0 के बाद इधर कितना है ये vx0, तो प्लस vx0 का गुणा किसके साथ है t के साथ, तो ये t। उसके बाद यहाँ से क्या निकल जाएगा प्लस 1/2 ax और ये t का वर्ग, बड़ा कोष्टक बंद। एक इसके गुणांक है सभी, यहाँ पर लिख देते हैं आई कैप के गुणांक, फिर प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार से जो जे कैप हैं उनके गुणांकों को एक साथ लिख देते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा y0 प्लस vy0 इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी का स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए y0 प्लस vy0 इंटू टी प्लस 1/2 ay टी का स्क्वायर इंटू ये है आपका आई कैप है वाला, ये जे कैप हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों पक्षों में आई कैप और जे कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों में आई कैप और जे कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो इधर आई कैप का जो गुणांक है उधर के आई कैप के गुणांक के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हमको मिल जाएगा xt बराबर x0 प्लस vx0 इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी का स्क्वायर। इसको तो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 के बाद ये हो जाएगा 5। उसके बाद अगला समीकरण मिलेगा yt बराबर y0 प्लस vy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी का स्क्वायर। इसको छठवां इक्वेशन दे दो। इसके बाद यदि वस्तु मूल बिंदु पर हो तो उस स्थिति में, यदि वस्तु मूल बिंदु पर होगा तो उस स्थिति में x0 और y0 इन दोनों के मान 0 होंगे। अब यदि वस्तु मूल बिंदु पर हो तो, अब यदि वस्तु मूल बिंदु पर हो तो उस स्थिति में मिल जाएगा, उस स्थिति में होता है x0 बराबर होगा y0 और ये 0 हो जाता है। अतः जो समीकरण नंबर 5 है वह हो जाएगा xt बराबर a 0 हो गया vx0 इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी का स्क्वायर। इसको 7वां इक्वेशन दे दो और yt बराबर मिलेगा vy0 इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी। ये हमको 8वां इक्वेशन मिलता है। xt बराबर मिला vx0 इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी का स्क्वायर और yt बराबर मिला vy0 इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी का वर्ग है ये, इंटू टी का वर्ग। तो ये जो समीकरण नंबर 7 और जो 8 हैं इसमें से यदि हम टी को विलोपित कर दें तो उस स्थिति में समीकरण जो 7 और जो 8 है वह नियत त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए पथ का समीकरण कहलाता है। यदि हम समीकरण 7 और 8 में टी को विलोपित कर दें तो ये जो समीकरण 7 और जो 8 है यह नियत त्वरण में गतिशील वस्तु का पथ का समीकरण कहलाता है। और ये समीकरण 7 और 8 का यदि हम ग्राफ बनाएं तो ये जो समीकरण 7 और जो 8 हैं ये दोनों परवलय के समीकरण होते हैं और इसका जब ग्राफ खींचा जाता है तो हमको एक परवलय प्राप्त होता है। तो यही विस्थापन का समीकरण है। ये x अक्ष के अनुदिश है और ये जो दूसरा है ये y अक्ष के अनुदिश विस्थापन का समीकरण कहलाता है।
चलो इसके बाद हम देखते हैं स्थिति, वेग एवं त्वरण में व्यापक संबंध। स्थिति, वेग और त्वरण में इसके बाद देखते हैं स्थिति, वेग और त्वरण में व्यापक संबंध। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्थिति और वेग में संबंध। पहले हम देखते हैं स्थिति और जो वेग जो होता है उसके बीच क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर देखिए, माना t समय में वस्तु की स्थिति r बार t है तथा अब थोड़ा सा और समय बढ़ गया t प्लस डेल टी, जहाँ पर डेल टी का मान बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। तो t समय में वस्तु की स्थिति कितना था, r बार इंटू टी था। तो t प्लस डेल टी समय मतलब डेल टी समय बहुत अल्प समय अंतराल होता है, तो t प्लस डेल टी समय में कितना हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं r बार t प्लस डेल टी है। तो इस स्थिति में जो औसत वेग जो होता है, औसत वेग VAV जो होता है, VAV किसके बराबर होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। तो ये हो जाता है कुल विस्थापन कितना, r बार t प्लस डेल टी माइनस r बार t बटे समय अंतराल कितना हो जाएगा, t प्लस डेल टी माइनस t, समय अंतराल है t। या इसी को हम लिख सकते हैं VAV इज इक्वल टू, इसी को हम लिख सकते हैं VAV औसत वेग, सदिश के रूप में सभी को लिख रहे हैं तो इसको भी सदिश के रूप में लिखेंगे। VAV इज इक्वल टू, ये हो जाएगा औसत वेग, RT से यहाँ का RT कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा, इसको हम लिखते हैं डेल r बार इंटू टी बटे नीचे बचेगा t से t कैंसिल हो जाएगा डेल टी। अब यदि यहाँ पर डेल टी का मान क्रमशः 0 की ओर अग्रसित होता है, तो उस स्थिति में V एवरेज जो है, V एवरेज इसका मान VT की ओर अग्रसित होता है, VT के बराबर होता है। अर्थात यदि डेल टी का मान 0 की ओर अग्रसित हो रहा है तो V औसत का मान t समय पर जो वस्तु का वेग होगा, अंतिम जो वेग होगा उसके बराबर होता है। यदि हम इसको इक्वेशन नंबर पहला दें तो क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 1 से, अतः हम समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो मान होगा वो V बार t के बराबर हो जाएगा, और इधर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं डेल r बार t बटे डेल टी। और इस स्थिति में हम इसको आगे लिखेंगे
अतः यहाँ पर हमको मिल जाता है v बार t इज इक्वल टू, जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो उस स्थिति में इसे हम अवकलज के रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे अवकलन के रूप में? d r बार t बटे dt। तो ये जो समीकरण है नेक्स्ट इसको दे देते हैं। समीकरण नंबर जो दूसरा है वह स्थिति सदिश और वेग सदिश के बीच संबंध है। यहाँ सदिश नहीं लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो हम ज्ञात करते हैं इसे हम स्थिति सदिश और वेग सदिश के बीच संबंध कहते हैं। तो वेग सदिश t समय में वस्तु का वेग बराबर t समय में वस्तु की जो स्थिति है उसका t के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे हम इस संबंध से दर्शाते हैं। तो v बार t बराबर होता है d r बार t बटे dt। ये हो गया इक्वेशन नंबर, अर्थात ये जो किसके बीच संबंध हो गया? स्थिति और वेग के बीच संबंध। अब इसके बाद हम देखते हैं वेग और त्वरण के बीच संबंध, मतलब त्वरण सदिश और वेग सदिश के बीच संबंध। अगला जो हमारा जो टॉपिक है त्वरण एवं वेग सदिश लिख देते हैं। सदिश में संबंध। त्वरण और वेग सदिश में संबंध ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं, माना t समय में वस्तु का वेग v बार t है तथा t प्लस डेल t समय में वस्तु का वेग v बार t प्लस डेल t है। अतः औसत त्वरण यहाँ पर औसत त्वरण कितना हो जाएगा? 1 ab का बार बराबर, औसत त्वरण बराबर होता है कुल जो वेग में परिवर्तन होता है, जो कुल समय अंतराल होता है उसका जो अनुपात होता है उसे हम औसत त्वरण कहते हैं। तो औसत त्वरण कितना हो जाएगा? वेग में परिवर्तन v बार t प्लस डेल t माइनस v बार इंटू t बटे समय अंतराल कितना हो जाएगा? t प्लस डेल t माइनस t। ये हो जाएगा, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर पहला। अब यदि इसी को हम आगे ऐसा लिख सकते हैं, a बार ab इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? डेल, ये कितना हो जाएगा? डेल v बार t, डेल v बार t बटे नीचे में बच जाएगा डेल t। इसको दो इक्वेशन नंबर दूसरा। अब यदि डेल t का मान धीरे धीरे शून्य की ओर बढ़ता है या शून्य की ओर अग्रसित होता है, या जो समय जो है डेल t का मान, चूँकि बहुत कम समय है अर्थात ये धीरे धीरे कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो उस स्थिति में ए बार जो औसत जो वेग है, औसत वेग जो होता है, औसत वेग किसके बराबर हो जाता है? t समय में औसत त्वरण है, औसत त्वरण जो होता है वह t समय में जो त्वरण होता है उसके बराबर हो जाता है।
बराबर नहीं, इसको टेंस टू लिखेंगे। अब यदि डेल टी का मान शून्य की ओर अग्रसित होता है तो उस स्थिति में औसत जो त्वरण है उसका मान भी टी समय में जो त्वरण होता है उसके मान की ओर अग्रसित होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अतः समीकरण 2 से अतः समीकरण 2 से कितना हो जाएगा ये, ए बार टी बराबर, इधर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल टी टेंस टू 0 इंटू डेल वी बार टी बटे डेल टी, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं ए बार टी बराबर डी वी बार टी बटे डी टी। ये जो समीकरण नंबर तीसरा जो है यह त्वरण सदिश और वेग सदिश के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। क्योंकि हमको पता है v बार टी बराबर होता है डी आर बार टी बटे डी टी। अतः समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 3 से हो जाता है ए बार टी बराबर डी बटे डी टी, वी बार टी का मान रख देते हैं डी आर बार टी बटे डी टी, इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं ए बार टी इज इक्वल टू डी टू आर बार टी बटे डी टी का स्क्वायर। ये जो समीकरण नंबर जो 4 है यह त्वरण सदिश और स्थिति सदिश, त्वरण सदिश और स्थिति सदिश के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। ये जो समीकरण है यह त्वरण सदिश और वेग सदिश के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। इससे पिछले टॉपिक में हमने देखा था, उसमें देखे थे हम स्थिति और वेग सदिश के बीच जो संबंध ये स्थापित किए थे, वी टी बराबर डी आर बार टी बटे डी टी, ये वेग सदिश और स्थिति सदिश के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा स्थिति सदिश, वेग सदिश और त्वरण सदिश में व्यापक संबंध क्या होता है। अगली कक्षा में हम प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ेंगे, तो उसकी तैयारी करके आइएगा आप लोग। धन्यवाद।